of English, greetings. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to our practice 3 in which we have a topic day-to-day spoken sentences in English. आपने प्रीवियस सेशंस में भी कुछ डे टू डे सेंटेंसेस को सीखा होगा जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश में बोल सकते हैं। हम ग्रामर के थ्रू अपनी ट्रांसलेशन को आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन हमेशा हर जगह पर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होता, और अगर ट्रांसलेशन बन भी जाती है तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करती। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, जो कि आप याद भी कर सकते हैं, सीधा उनको अप्लाई भी कर सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग। साथ साथ इसके हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर क्या वेरिएशन ला करके इस अकेले सेम सेंटेंस को आप अपनी लाइफ में कितनी जगह पर डिफरेंट जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी सेंटेंसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेंटेंसेस आपको एक लिटिल बिट वेरिएशन के साथ आप बहुत सारी जगहों पर इन्हें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह तो ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। अब कई बार हमें टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। आप सिर्फ यहाँ पर देखिए, वह तो ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। तो अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि किस टेंस में मैं इसे यूज करूं, ये परफेक्ट है कि इंडेफिनिट है। तो जस्ट हैपन जो चीज होती है जिसमें पहले बात की कोई जिक्र नहीं होता, तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो शी रेन एज इफ, तो यहाँ पर एज इफ किस लिए आया? एज इफ आया मानो कि, जैसे कि। अब जैसे कि का मतलब हमेशा लाइक या एज नहीं होता। तो यहाँ पर शी रेन एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट। तो यहाँ पर एज इफ के बाद अगर कोई हम पास्ट इवेंट बोल रहे हैं जिसके अंदर वर्ब आई हुई है, तो आप कहेंगे हैड सीन, यानी पास्ट परफेक्ट आपको यूज करना होता है। इस क्लोज को हम इमेजिनेशन बेस्ड क्लोज कहते हैं, और सीधे सीधे अगर आप याद करना चाहें तो इसमें कोई बॉदरेशन की जरूरत नहीं है। शी रेन एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट। और अगर यहाँ पर आपकी मेन वर्ब नहीं है, ऐसे बात करती है मानो कि कहीं की रानी हो। अब हो में होना आया, इसमें बी की फॉर्म आई, तो बी की फॉर्म आने पर अब आप यहाँ पर हेड के साथ कोई थर्ड फॉर्म लगाने को तो आपके पास वर्ब है नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। तो जब आपका चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन हो, आपको हमेशा वर्ब लगाना होता है। जब आप इमेजिनेशन में होने की बात करते हैं, सपोज करते हैं, तो आप वर्ब लगाते हैं। जनरली जैसे ही आप इस सेंटेंस को कंसिडर करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा इट्स रॉन्ग। नो, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, ये बिल्कुल सही है। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। और जब आप पास्ट की बात करें, जैसे कि उसने ऐसे बात की थी मानो की रानी हो, तो अब ये रानी का होना पास्ट के लिए है, तो आप लिखेंगे शी टॉक्ड एज इफ शी हैड बीन अ क्वीन, यानी पहले कभी रानी हो। और अगर आप इस समय की बात कर रहे हैं कि जैसे आज रानी हो या फ्यूचर में रानी हो, तब आप यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करने के लिए आप करते हैं, और हैड बीन का यूज आप पिछली बात को, कि जैसे कि मानो पुराने समय में वह बहुत मालदार हो, वह रानी हो, वह लॉर्ड हो, वह जो भी हो, क्वीन हो, तो इस तरह से आप वर्ब का यूज करते हैं। जब हम हिंदी से कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो स्पोकन और रिटन में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि स्पोकन कहीं से भी शुरू हो जाती है, और जो आप सेंटेंसेस लिखते हैं रिटन इंग्लिश में, तो वह जो है आपके पूरे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के साथ चलती है। स्पोकन इंग्लिश एक जगह और आप यूज करते हैं जिसे आप डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ऐसा ही हुआ, बस इतना सेंटेंस बोला आपने। तो अब इसको आप कहां पर यूज करते हैं? जब आप इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं अपने नरेशन में, तो वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश वहां पर लिखनी होती है। अब यहाँ पर इस तरह से हमारा अगला सेंटेंस है, इस बैग का वजन 10 किलोग्राम है। तो जनरली हमारी ट्रांसलेशन क्या होगी? द वेट ऑफ दिस बैग इज 10 kg। तो इससे हमें ये जो ट्रांसलेशन है जो जनरली हम करते हैं, इससे थोड़ा अलग हटते हैं, और जो वेट जो कि नाउन है, उसको अब आप यहाँ पर किस में चेंज कर रहे हैं? उसे चेंज कर रहे हैं वर्ब में। तो आप लिखेंगे दिस बैग वेज 10 kg। अगर आपका टेंस पास्ट में है तो दिस बैग वेड 10 kg। अगर फ्यूचर में है तो दिस बैग विल वे 10 kg। अब इसमें वेरिएशन कहाँ लाना है?
हो सकता है कि ये बैग की जगह कुछ और हो और ये जो वजन है ये कुछ और हो और जो ये टेंस है ये कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में हैं, आपने स्टूडेंट को कहना है कि भाई आपके बैग में बहुत वजन हो रहा है, कुछ बुक्स जो है आप घर रखें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स लाएं। तो आप कैसे बोलेंगे? आप स्टूडेंट से कहेंगे योर बैग वेज टू मच। अब आगे की जो बात आपको कहनी है वो आप अपनी तरह से उसे पूरी कर सकते हैं। गो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल एंड कीप योर सम ऑफ योर बुक्स एट होम। तो यहाँ पर दिस बैग वेज 10 kg, दिस बैग वेज टू मच, दिस बैग वेज अ लिटिल। तो आप अपने अनुसार घटा सकते हैं, इस बैग में वजन कम है, ज्यादा है, 10 kg है, इस बैग में वजन ज्यादा था, ज्यादा होगा, तो उसको आप टेंस के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अगर आप एक सेंटेंस लर्न कर लेते हैं तो अच्छे से आप उसका यूज कर पाएंगे। आप कह सकते हैं कि दिस बुक वेज टू मच। तो यहाँ पर टू मच यूज किया तो आपने एक इशारा माइंड में सेव करना है स्पोकन के लिए और उस पर सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट नंबर। उससे दोस्ती कर लीजिए। अब जो फ्रेंड है, फ्रेंड अपने आप में एक नाउन है। अब मुझे इसको क्या बनाना है? कर लीजिए में आप एक इंपेरेटिव मूड में बात कर रहे हैं तो फ्रेंड का जो वर्ब होता है वो होता है बी फ्रेंड। इसी तरह से जो फूल होता है उसका वर्ब बनाने में आप लगाते हैं बी फूल। तो कुछ प्रीफिक्स लगा करके एडजेक्टिव में और नाउन में आप क्या करते हैं? वर्ब बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया कि बी फ्रेंड हिम, बी फ्रेंड हिम, बी फ्रेंड हिम। तो इसी तरह से दूसरे जो वर्ड्स हैं उसका मूर्ख मत बनाइए। तो डोंट बी फूल हिम, तो फूल में बी लगाया, डोंट बी फूल हिम। आप इन्हें नोट करके भी थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को ऑप्ट करते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो वहां पर जो हम सीधे सीधे हिंदी में आर बोलते हैं, बी फ्रेंड हिम, बी फ्रेंड, तो इतना प्लेन नहीं चलते। वहां पर जो रा साउंड है वो र साउंड के रूप में आता है। तो आप बोलेंगे बी फ्रेंड हिम, बी फ्रेंड हिम, बी फ्रेंड हिम। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बी फ्रेंड हिम, डोंट मेक बी फूल हिम। तो नेक्स्ट अब आते हैं, आइए शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन। सही होगा लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेनेवर यू यूज गेट, गेट के बाद अगर आपने कोई वर्ब यूज करनी है तो आप फिर थर्ड फॉर्म में उसको यूज करते हैं। आप कहते हैं तैयार हो जाइए, तो गेट रेडी। दुखी मत होइए, डोंट गेट सैड। प्लीज बी अपडेटेड, प्लीज गेट अपडेटेड। तो इसमें जो गेट है वो बी का सेंस देता है। बी का मतलब होता है होना, द सेम इज देयर, गेट का मतलब है होना। तो यहां पर लेट्स गेट स्टार्टेड, तो लेट्स गेट का मतलब है लेट अस गेट स्टार्टेड, कि आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, आइए शुरू करते हैं। तो अब आपने ऑलवेज बोलना है लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, अपने को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये याद रखें कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में आपका जो टी है वो प्योर टी नहीं होता, वो ठ का साउंड करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने हुनर, गुण, प्रतिभा को निखारिए। आप कोई सा शब्द यूज कर सकते हैं, कुल मिलाकर के आपके अंदर की क्वालिटी से है, जो इनहेरेंट क्वालिटी आप में है। तो होन योर टैलेंट, होन योर टैलेंट। अब ये जो योर है इसको आपने साफ, योर में र को साफ नहीं बोलना। ये जो आपका आर है ये योर, जो आर है र ना बोल करके आप अपनी टंग को ट्विस्ट करिए, योर टैलेंट, हॉर्न योर टैलेंट, हॉर्न योर टैलेंट, हॉर्न योर टैलेंट। ना कि अब हम प्लेन अपने हिंदी और उर्दू के अंदाज में बोलते हैं, हॉर्न योर टैलेंट। योर को बदलेंगे आप, थोड़ा सा अपडेटेड हो जाइए, योर टैलेंट। इसको टी नहीं साउंड लेना है, फिर पर छोड़ना है, योर टैलेंट। तो जो आपकी इंटेंसिटी है जो कि रूड लगती है वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन में चली जाएगी। हॉर्न योर टैलेंट, हॉर्न योर टैलेंट, हॉर्न योर टैलेंट। इसके बाद अब हम आगे आते हैं, गोलियों से छलनी। अब गोलियों से छलनी न्यूज़पेपर में आपने कई बार ऐसे
फ्रेजेस पढ़े होंगे। तो गोलियों से छलनी, अब छलनी सीव भी होती है बट वो छलनी अलग चीज है, या जो है आपकी स्ट्रेनर होती है वो अलग चीज है। यहाँ पर मतलब है कि बहुत सारे होल्स उसके अंदर हो गए, तो यू विल से बुलेट रिडल, बुलेट रिडल, बुलेट रिडल। तो ये गोलियों से छलनी। अब इसको आप अपने बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। पुलिस ने गोलियों से छलनी बॉडी सर्च की या करी, तो आप लिखेंगे द पुलिस सर्च फॉर द बुलेट रिडल्ड बॉडी या फाउंड बुलेट रिडल्ड बॉडी। तो ये रिडल क्या है? बुलेट रिडल्ड बॉडी। तो बुलेट रिडल का मतलब है कि जिसमें बहुत सी गोलियां लगी थी एंड देयर वर सो मेनी होल्स इन द बॉडी। बुलेट रिडल। अब रिडल और रिडन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिडन का मतलब होता है से ग्रस्त या से त्रस्त या से परेशान या से घिरा हुआ। पॉवर्टी स्ट्राइकन, अभी जो पी साउंड है, गरीबी से घिरा या गरीबी से त्रस्त, गरीबी से घिरा या गरीबी से त्रस्त। तो यहां पर आपने क्या करना है? आप कहेंगे पॉवर्टी स्ट्राइकन, पॉवर्टी स्ट्राइकन। सीधे सीधे से अगर आप हिंदी के अंदाज में बोलते हैं पॉवर्टी स्ट्राइकन, तो ये थोड़ा सा प्लेन है बट रॉन्ग नहीं है। आपने कभी देखा होगा, आप देखते हैं कि हर जगह के एक्सेंट अलग अलग है। हमारी हिंदी और उर्दू वाली एक्सेंट है तो हम टी को ट, ख को ख, ड को ड बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में हमें टी साउंड प्रॉपरली प्योरली नहीं प्रोड्यूस करना होता, हम कहते हैं ठु। तो क्या हो गया? ये जो पी है इट्स नॉट पी, इट्स एक्चुअली। तो हो गया पॉवर्टी स्ट्राइकन, पॉवर्टी स्ट्राइकन, पॉवर्टी स्ट्राइकन, स्ट्राइकन, स्ट्राइकन। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो स्ट्राइकन का मतलब है कि लगा हुआ, ग्रस्त, घिरा हुआ। इन द सेम वे पॉवर्टी रिडल, रिडन यानी गरीबी से ग्रस्त। तो जब हम स्टोरी बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो कई बार ऐसे जो कोलोकेशंस हैं या ऐसे ग्रुप वर्ड्स हैं जो फिक्स वर्ड्स हैं उनको हम नहीं समझ पाते। सो यू लर्न फ्रॉम हियर। करवटें बदलना, करवटें बदलना एकदम से नहीं सुनना था, क्या बोले? वह रातों को करवटें बदलता है। तो यू विल से ही पासेस, इट्स नॉट पी, इट्स ही पासेस स्लीपलेस नाइट्स, ही पासेस स्लीपलेस नाइट्स। अब यहाँ पर जो नाइट्स हैं तो ऑफ कोर्स सोएंगे, तो रात में सोएंगे, तो ही पासेस स्लीपलेस नाइट्स। तो करवटें बदलने के सेंस में आप पास स्लीपलेस नाइट्स का यूज करेंगे। आप जब कोई सीजन चलता है, जब कोई बहुत ज्यादा इनकम किसी की हो रही होती है, तो आप कहते हैं कि भाई चांदी काट रहे हो। तो चांदी काटना क्या होता है? इट्स नॉट कटिंग द शीट्स ऑफ सिल्वर, नो, इट्स रॉन्ग। नाउ यू से टू मिंट मनी। मिंट का मतलब है पैसा छापना। अब आप इसको बहुत तरहों से बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई 5 उंगली घी में हैं, आप बहुत कमा रहे हैं, आपके प्रोस्पेरिटी के डेज चल रहे हैं, देन यू कैन से टू इट्स 2 मिंट मनी, 2 मिंट मनी, 2 मिंट मनी। मिंट का मतलब है कि कॉइन्स की जो ढलाई होती है उसका वर्क होना। देन यू से यू आर मिंटिंग मनी, you will mint money in America if you go there. So you can use mint money in so many ways. Now you have to see in which tense you are going to use mint money. After this, let's move on to 11. गप हाँकना. What is गप? जिसे आप कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना, दूसरे लपेट रहे हैं, नॉनसेंस बोलना, झूठ बोलना। तो you will say to spin a yarn, to spin a yarn. जब फेंकेंगे तो दूसरा लपेटेगा, तो कुछ ऐसे ही मैच करता है। स्पिन बनाना, काटना, और यार्न धागा। तो टू स्पिन अ यार्न, टू स्पिन अ यार्न। तो आप लिखेंगे आई डोंट वांट टू स्पिन अ यार्न, आई डोंट बिलीव इन यू। तो टू स्पिन अ यार्न, डोंट स्पिन अ यार्न माय डियर, यू विल यूज। आप किसी बच्चे से कहते हैं, कोई स्टूडेंट है आपका, कोई फ्रेंड है, आप कहेंगे माय डियर डोंट स्पिन अ यार्न, डोंट स्पिन अ यार्न। एरू गैरू लोग, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, रिफ रैफ, डेली डैली, इस तरह के लॉट्स ऑफ पेयर्स आर देयर एंड इन नेक्स्ट वीडियो यू विल सर्टेनली come to know about these various pairs of words. अगली वीडियो को हम आपके लिए तैयार करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कभी कभी दिल नहीं लगता और हम काम को ऐसे ही निपटा देते हैं,
बेमन से, तो इसे डिली डैली कह सकते हैं। इन द सेम वे एरू गैरू लोग, रिफ रैफ। आई डोंट वांट टू टॉक, I don't want to talk to riff raff. You should not say strangers. Strangers is a very plain English. You can use plain English. This type of English is in itself right, but you should say I don't believe in riff raff. I can't believe in riff raff. Eru geru log. Dal mein kala. There is no black something black in pulse. It's a literal translation. Literal translation can't do on every place. On some certain and specific place you will translate this दाल में काला। दाल में काला का मतलब होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो something fishy। जब आप बैंक की बात करते हैं, कोई अकाउंट हैक कर लेता है, बहुत सारी बातें हैं, तो वहां पर क्या होता है, आप कहते हैं कि फिशिंग, उसकी स्पेलिंग PHY से होती है। यहां पर हमने फिशी लिखा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ फिशी है, कुछ चीटिंग है, तो आप कहेंगे समथिंग फिशी। दाल में कुछ काला है, there is something fishy. I don't understand what's happening. Something fishy. कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा डाउट है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं चीटिंग चल रही है, तो इसे समथिंग फिशी। आंखों का कांटा, अगर हम इसका लिटरली ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे थॉर्न ऑफ आईज। थॉर्न, आईज का थॉर्न होते ही नहीं है, वो तो ट्रीज पर होता है, प्लांट्स में होता है, श्रब्स में होता है। तो आंखों का कांटा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो चीज चुभती हो, किसी को परेशान करती हो, तो आप कहेंगे एन आई सोर। आपके घर में कोई एक व्यक्ति है, आपको बहुत दुखी करता है, आपको बार बार जलाता है, परेशान करता है, आप कहेंगे दैट पर्सन इज एन आई सोर फॉर मी। आई सोर, ना कि आई सोर, सोर नहीं, र, आपको रा को ट्विस्ट करके अपने टंग यूज करना है। ही इज एन eyesore, एन eyesore। जैसे ही आप एन फिनिश करेंगे वैसे ही ई को पकड़ लेंगे, और जैसे ही आई फिनिश होगा आप एस को कैच करेंगे, एंड you'll say I have an eyesore. Now let's come to 15th. कमजोर कड़ी। Simply you can say a weak link. Yes, of course, a weak link will do. But other than this, if you want to improve our English, spoken English, then you say a rope of sand. A rope of sand का मतलब क्या है कि अगर आप सैंड से कुछ जमीन पर उसको डिजाइन देंगे चैन का, तो रेत ही है, वो चैन तो बनने की नहीं है। इट मीन्स कि आप किसी ऐसी चीज पर बिलीव कर रहे हैं जो एक्चुअली स्ट्रेंथ वाली नहीं है। इट मीन्स कमजोर कड़ी जो कभी भी बिखर जाएगी। देन यू से अ रोप ऑफ सैंड। अ रोप ऑफ सैंड, जब भी आपका ओ के बाद सिंगल एफ आता है तो ऑफ प्रोनाउंस नहीं होता, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अ रोप ऑफ सैंड, ओ सैंड, अ रोप ऑफ सैंड, अ रोप ऑफ सैंड, अ रोप ऑफ सैंड। तो जब आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं दैट विल गो अकॉर्डिंग टू यू, एंड आई थिंक दे विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर माइंड। अ रोप ऑफ सैंड, काल्पनिक योजना। You can say imaginary plan, imaginary scheme, but that will not do. काल्पनिक योजना। In Hindi you will say a utopian scheme. It's not scheme. जब आप स्पोकन में आते हैं तो को थोड़ा साउंड में आप यूज करेंगे, and to will to a utopian scheme, a utopian scheme, a utopian scheme मीन्स अ काल्पनिक योजना। इट मीन्स अगर आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग अ यूटोपियन स्कीम। यू कैन से आई डोंट बिलीव इन अ यूटोपियन स्कीम। मुंह लटकाना, अगर आप लिटरली देखेंगे तो मुंह लिया, नीचे लटका दिया, ढीला हो गया। इट्स नॉट अ डिस्कशन ऑफ अ डॉल कि भाई उसकी गर्दन टूट गई और लटक गई। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, मुंह लटकाने का मतलब है कि उदास होना, बुरा मानना, ज्यादा ना बोलना। तो आप कहेंगे टू फुल अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस, नॉट लॉन्ग फेस। लॉन्ग इज अ हिंदी टाइप प्रोनाउंसिएशन, यू विल से लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस। जब आप एल का साउंड निकालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फ्रॉग का जो गला फूल नहीं जाता है, कुछ इस तरह से। ये फुल अ लॉन्ग फेस, फुल अ लॉन्ग फेस मीन्स सीधी इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो टू पुल अ लॉन्ग फेस मीन्स टू पुल अ लॉन्ग फेस। तो इसका मीनिंग होगा मुंह लटकाना। मुंह लटकाना मीन्स उदास होना, ये थोड़ा इडियोमेटिक है। हाँ में हाँ मिलाना।
अब आपको बोलने की आदत है डिटो, क्योंकि हिंदी में आधा अक्षर और पूरा अक्षर का चलन होता है, बट इंग्लिश में ये डबल लेटर यूज नहीं होता। व्हेनेवर यू राइट डबल टी डबल एल fully, that is not fully, it's fully, beautifully, not fully, ना ही fully, beautifully। in the same way to ditto, तो यहाँ पर ditto को जो है हमने वर्ब की तरह से यूज किया है। he is always dittoing, I don't believe in dittoing, तो हाँ में हाँ मिलाना, he always dittos। तो अब आपने इसको वर्ब बनाया तो he always dittos, he always dittoed, he will ditto, डिटो, ही विल डिटो। तो डिटो का मतलब जो है, जिसे आप डिटो बोलते हैं, तो वह आपका फर्स्ट फॉर्म है। एंड डिटो मींस सेम, वैसा ही करना, वैसा ही लिखना, वैसा ही बोलना जैसे कोई दूसरा करता है। नाउ लेट्स कम टू 19, टांग अड़ाना। अगर टांग आप अड़ाएंगे तो लिटरली आप कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्ट विद योर लेग, तो ये लिटरल मीनिंग नहीं चलेगा। लिटरल मीनिंग क्या होता है कि वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल अक्षरों को इंग्लिश में तब्दील कर देना, चेंज कर देना, लिटरल मीनिंग होता है। यहाँ टांग अड़ाना जो है एक इडियोमैटिक सेंस है, मुहावरेदार बात है। देन यू विल से टू पोक वंस नोज। वंस मीन्स अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं आई के लिए माई यूज करूंगा, ही के लिए हिज यूज करूंगा। अगर मैं किसी और की बात कर रहा हूं, शी के लिए हर करूंगा। सपोज कीजिए कोई लड़का है, जब हम बात करते हैं तो वो अपनी बात जबरदस्ती बीच के अंदर डालता है, जबकि उसकी वहां कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप क्या करते हैं आप, तो आप कहेंगे प्लीज डोंट पोक योर नोज। अगर इंपेरेटिव है तो सब्जेक्ट यू होगा, तो उसका जो पॉजिटिव केस होगा वो योर होगा, तो हम कहेंगे प्लीज डोंट पोक योर नोज, प्लीज डोंट पोक योर नोज। तो यानी इंग्लिश में कहेंगे नाक मत अड़ाओ, कुछ ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ टांग की जगह आपको नाक का यूज करना है। और जो ये वंस है, ये ऐसा मान लीजिए कि एक ब्लैंक है, तो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा जिसको आप रेफर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर योर, हिज, माई, देयर कुछ भी आ जाएगा। तो हम कहेंगे टांग मत अड़ाइए हमारे काम में, प्लीज डोंट पोक योर नोज इन आवर वर्क। मनमानी करना, मनमानी करने का मतलब है जैसा मन करे वैसा करना। It means go according to your wish, but now we are not going to translate like that. Our translation will be to have one's own way. जब कोई मनमानी करता है तो अपने रास्ते पर जाता है, दूसरे को नहीं मानता है। Then we'll say मनमानी करना, to have one's own way. Now in the same way here is one's. It means I want to go, I want to have my own way. Everybody wants to go, not to go but to have. Everybody wants to have his own way. Whenever you use everybody, nobody, somebody, the possessive case of these three words are his. When you don't know the gender, according to grammar, we use possessive case in masculine gender. To have one's own way, मनमानी करना. Students in the class should not have their own way. Then students, I hope all these phrases, sentences and these spoken terms will prove a lot for you. आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। स्पोकन से रिलेटेड कुछ जरूरी फ्रेजेस, कुछ जरूरी इडियम्स और कुछ जरूरी जो पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आपको लगातार हमारे यहाँ से मिलते रहेंगे। और इसी तरह से इस पूरे स्पोकन के सेशंस को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जिस तरह की कन्वर्जेशन का आप इंग्लिश रूपांतरण या ट्रांसलेशन या स्पोकन चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर लिख करके भेजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।